हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम। मैं विनीत पांडे क्लास 2 कॉलेज की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का ये प्रोग्राम हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है, क्लोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, जो इस साल 7th में नीट यूजी 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रक्षिता गर्ग से। रक्षिता का जो है वो फरीदाबाद से ही बिलोंग करती हैं और उनका लगभग 1000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक था। तो रक्षिता अभी केजीएमसी लखनऊ में पढ़ रही हैं और नीट यूजी 2022 के दौरान उनका एडमिशन केजीएमसी में हुआ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। सो मेरी रिक्वेस्ट है रक्षिता, मैं आपको एक बार पिन कर दे रहा हूं इसमें। हाय रक्षिता। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड हॉस्टल बहुत अच्छा लग रहा है आपका देखने में। थैंक यू सर। अच्छा रक्षिता, मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स और जो कई स्टूडेंट्स नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं आप ये बताइए कि जब आपने नीट का एग्जाम दिया था तो उस समय आपको क्या चैलेंजेस आए थे और आपने किस तरह से उनको हैंडल किया। साथ में अगर आपको दोबारा मौका मिलता तो आप इस साल किन बातों का ध्यान रखते। तो और एग्जाम के प्रिपरेशन जो लास्ट मिनट कैसे आपने प्रिपरेशन करा, अगर उसके बारे में आप कुछ बोल सके तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, यस सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि पर्सनली आई फील कि जो नीट का पेपर है दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस मतलब जितने भी आपने मॉड्यूल्स, कोचिंग मटेरियल्स वगैरह आपने ले रखा है और उसको आपने अगर ढंग से थॉरली उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है उस लेवल का कि आपने जो क्वेश्चंस है वो पहली बार देख रखे होंगे या फिर आपने वो वैसे क्वेश्चंस कभी देखने होंगे। वो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अपने कोचिंग मटेरियल वगैरह को और जहां आकाश के मॉड्यूल्स को अगर आपने ढंग से कर रखा है तो यू वुड बी इजिली एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। बस चीज ये है कि आप एक ही बार में उस क्वेश्चन को पढ़कर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो स्पीड का एक बहुत बड़ा रोल होता है नीट के पेपर में कि आप एक बार, जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्पेशली, कि तुम्हें ऐसे आप लोगों को रटे होने चाहिए। मतलब वो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, या फिर जितने भी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं तो वो आपको एकदम अपने टिप्स ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, स्पेशली इन बॉटनी एंड जुअलॉजी, तो आप वो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो भी आपने मतलब मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर रखे हैं उसमें लास्ट में आपने कुछ मार्क करे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, फिर जो क्वेश्चंस आपके पहले गो में नहीं हुए थे उनको रिवाइज करना, आई गेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार लाइक सॉल्व कर लिया एंड हमें लगा कि हाँ भाई वाला मॉड्यूल तो हो गया मेरी तरफ से, इट इज कंप्लीट। तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब तक आप उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे, उस क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करोगे फिर से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चन आपने स्टार मार्क कर रखे हैं तो वो आप लास्ट मोमेंट पे उन चीज को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी थर्डली आई वुड से कि तीन चीजें होती हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स लगेंगे बहुत इजी हैं, कुछ मीडियम टॉपिक्स लगेंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं अभी उनको साइडलाइन कर, जो आपको बहुत ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहे और एकदम ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, 15 ओनली 15 to 20 days आर लेफ्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि डिफिकल्ट डोंट गो ऑन स्टार्टिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स, और इजी टॉपिक्स को भी छोड़ दो क्योंकि वो आपको आते हैं। तो फोकस मोर ऑन मीडियम टॉपिक्स, कि जो चीज आप को मतलब आती है कि समझ में आ रही है बट उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है बस उस टॉपिक को। एंड मॉक टेस्ट वगैरह दो, एंड डू नॉट रिवाइज बिफोर मॉक टेस्ट, रिवाइज थ्रू मॉक टेस्ट। की मॉक टेस्ट अगर आप 3 घंटे का दे रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि इट वुड बी बेटर कि अगर आप मॉक टेस्ट को 2 से 5 वाला जो आपका टाइम है जिसमें आप नीट का पेपर देते हो, उस टाइम में अगर आप दोगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज हमारी बायोलॉजिकल साइकिल उस हिसाब से सेट हो जाती है कि 2 से 5 आपका थोड़ा माइंड थिंक करने लग जाता है कि हाँ इस टाइम पे तुम्हारा एक हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है कि हाँ तुम सोचने लग जाते हो उस वाले टाइम में। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप इस टाइम पे पेपर देंगे और उसके 1-1.5 घंटे बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू एनालाइज दैट पेपर, कि 1-1.5 घंटा अपना आराम से 2 घंटे दो और उसको एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें मतलब उस पूरे टॉपिक को ही रिवाइज कर लो। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूरा उस पैराग्राफ को फिर से रीड करने की कोशिश करो, और मतलब ऐसे आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स रक्षिता।
कैन यू ऑल्सो टेल अबाउट कि जब आप एग्जाम में गए तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई वहां पे, क्या, क्योंकि मैनेजमेंट जो एनटीए का मैनेजमेंट होता है वो आउटसोर्स होता है स्कूल्स को, और वहां पे जैसे कि पिछले से पिछली बार नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत बढ़ गए थे, सो और 3 घंटे का ही पेपर था और 200 क्वेश्चन थे। आप लोगों के टाइम में टाइम को बढ़ा के 3 घंटे 20 मिनट कर दिया गया, और जिसमें 200 क्वेश्चंस में से आपको 180 क्वेश्चंस करने थे, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस 200 क्वेश्चंस। सो एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन हॉल में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको क्या परेशानी हुई थी, और अगर आप दोबारा ये एग्जाम इस बार दे रहे होते तो आप कैसे उसको हैंडल करते? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? यस सर, आई वुड से कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सर पहली बात तो अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो ये नहीं सोचना कि यार डिफिकल्ट आ गया तो मुझे आता ही नहीं। अगर डिफिकल्ट है तो वो सारे बंदों के लिए डिफिकल्ट है, जितने भी बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, तो डिफिकल्ट पेपर उन सबके लिए ही है, उन सबको ही वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मुझे ही वो वाला क्वेश्चन नहीं आता। तो क्योंकि अगर आप पहले से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, मतलब जो चीज आती होगी आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ जो चीज आती है एटलीस्ट तुम वो वाले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सको। मेरे साथ ये हुआ था कि पर्सनली मैं जैसे बायोलॉजी पहले सॉल्व करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी और फिर फिजिक्स करती थी। तो इस बार ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा मतलब वैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, मतलब ऑल्दो दे वर एनसीईआरटी बेस्ड, बट एकदम एक एक लाइन से क्वेश्चंस आए थे, तो थोड़ा रीथिंक करना पड़ रहा था हर एक क्वेश्चन पे मुझे। तो मुझे पहले से ऑलरेडी ऐसा हो गया था कि यार फिजिक्स में तो टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा, एंड आई नीड लमसम डे मतलब 1.5 hour टू सॉल्व फिजिक्स। बट कैसे तैसे मतलब वो चीज हो गई थी, बिकॉज फिजिक्स आई फाउंड इट कि वो इजी आई थी काफी इस साल। मतलब जो पैटर्न आप फॉलो करते आ रहे हो, जैसे मॉक टेस्ट के अंदर आप जिस पैटर्न से पेपर दे रहे हो, एक तो उस तरीके से दो, एंड सेकेंडली जो सर ने बोला कि अगर मुझे फिर से इस बार मौका मिलता तो मैं किस चीज पे ध्यान देती, तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे एक्चुअली। मतलब पूरे साल जो था मुझे हमेशा लगता था कि शॉर्ट नोट थोड़ा ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, फिर एक फॉर्मूला शीट तो आप जरूर बनाइए। मतलब अभी भी आपके पास 15 डेज 10-15 डेज हैं, तो उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मुलाज हैं एंड फिजिक्स के जितने भी फॉर्मुलाज हैं वो आप प्लीज एक पेपर पे लिखो और उनको एकदम रट लो कि एटलीस्ट आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट फॉर्मुलेस पुट करके तो उसके अंदर देख सकते हैं। एंड प्लस समरी ऑफ एवरी दिस एनसीईआरटी, जितने भी एनसीईआरटीज हैं उनकी समरीज एक बार ढंग से देख लीजिए। और जितने भी ऑर्डर्स हैं, आई वुड सजेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी बॉक्सेस वगैरह बना रखे हैं, ऑर्डर हैं पी ब्लॉक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डाइपोल मोमेंट है, इन सब के जो ऑर्डर्स हैं एकदम आप वो देख लीजिए, एक्सेप्शंस वगैरह, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बीच में से क्वेश्चन बनते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न द वैल्यूज, ऑफ कोर्स वो तो हो नहीं सकती, बट ऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू रक्षिता, थैंक यू फॉर योर टाइम। काफी बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे एक बार रिक्वेस्ट करने पे बोलने पे आ पाए। थैंक यू रक्षिता। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें जो रक्षिता ने अभी बताई हैं वो आपको पता चली और काफी अच्छा लगा होगा आपको। एक बच्चा जो है जो अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में गया है, कितने कॉन्फिडेंटली ये बच्चा जो है अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अंश को, जो कि हमारे बीच में ऑलरेडी है। अंश, आप अपने वीडियो को क्या ऑन कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? हाय, कैसे हो अंश बेटा? बढ़िया सर। बढ़िया। और अंश, ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम के दौरान, मतलब जब आप एंटर कर रहे थे तो उस समय के बारे में कुछ आप बताएंगे? आपका एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन हॉल में कैसा रहा? जैसे सिग्नेचर कराना होता है, फोटो खींचते हैं, क्वेश्चन बुकलेट देते हैं, तो उसका कुछ आपको याद है? क्या आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे वहां पे? सर पहले तो मतलब वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो इतनी टेंशन नहीं थी। पेपर था कि ऑलमोस्ट कर ही लेंगे क्योंकि तैयारी करी थी पूरे ईयर अच्छी तरह। पर जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो बायो का सेक्शन थोड़ा देखने में लगा कि लेंदी है काफी, क्योंकि जब अटेम्प्ट किया तो ऑलमोस्ट बॉटनी में ही 40 मिनट चले गए थे। तो अभी पूरा एग्जाम था, तो जितने क्वेश्चन फर्स्ट गो में कंप्लीट हो पाए पहले वो कंप्लीट कर लिए। ओके ओके। तो जो क्वेश्चन अभी नहीं उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दिया। फिर ऐसे करके सर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट हो चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन छोड़ने नहीं देते, वो जाने नहीं देते। अगर जब तक टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, आपका पेपर हो जाए, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं आपको, राइट सर? तो इसमें संजय सर ने एक क्वेश्चन पूछा है। सर मैं अभी एक बार अंश बोल लेंगे तो अंश से ये क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने पूछा। मैं आपको, आप अनम्यूट करिएगा फिर पूछिएगा। तो अंश, मुझे ये बताइए कि जी सर,
जब वहां पे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए थे वहां पे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में? सर एक तो होता है एंट्रेंस एडमिट कार्ड ठीक एंड है। आधार कार्ड ठीक है। एंड 2 फोटोग्राफ्स सर। एक पासपोर्ट साइज ले गए थे और एक आप पोस्ट कार्ड साइज ले गए थे। यस सर। पोस्ट कार्ड साइज को आपने चिपका के ले गए थे कि आपको अंदर ही चिपकाना पड़ा था? चिपका के ले गया था सर मैं। चिपका। एक और एक्स्ट्रा भी ले गया था। एक एक्स्ट्रा भी ले गए थे। हाँ हाँ, तो वो जैसे हम लोगों ने बोला था वो आपको अंदर काम आया था? जी सर, एक्स्ट्रा तो नहीं आया था, पोस्ट कार्ड पर पासपोर्ट साइज काम आई थी। पासपोर्ट साइज काम आई थी। तो वो हाँ जी। एक बार जब आप जाते हो वहां पे तो वो देना होता है, उसके बाद लास्ट में आंसर शीट पे भी चिपकाना होता है फोटो। हाँ जी। और ओएमआर शीट से एक ये बताइए कि पेपर में हमें कैसे उसको, मतलब आपने किस तरीके से तैयारी करी थी? लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो 10-15 दिन रह गए बच्चों के, तो इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से क्या, क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, है ना? हाँ जी सर। आपने हाँ जी। पिछले साल जब आपने 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उस समय आपके स्कोर अराउंड 5 मिनट से थोड़ा कम थे, आई बिलीव सर 436 के 436 थे। और हाँ इस बार नीट 2022 में आपका 620 32 सर 632, हाँ हाँ जी। 632 636 का स्कोर था। सो देखो आपका 200 नंबर का गैप, मतलब आपका 200 नंबर से जंप हुआ है, ये एक बहुत बड़ा जंप है। मतलब आपने लगभग 50 क्वेश्चन और सही किए, और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 5-10 नंबर, मतलब आपने 60 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए जिसमें से 50 आपके सही हुए होंगे, 50 से 60 सही हुए होंगे। तो अगर मुझे आप बताइए कि आपने ये इतना बड़ा जंप कैसे लिया? हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? सर फर्स्टली पूरा ईयर मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो जो भी सारे कंसेप्ट पहले तो उस पर फोकस किया पूरा कि वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है क्योंकि जब बेसिक क्लियर होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। जी। प्लस फिजिक्स अब ये थी जो पिछला ट्रेंड नीट चला रहा था, उसमें मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते थे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला सारे अच्छी तरह याद लिख लिख के देखे, याद करें। ठीक है। एंड जो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मॉड्यूल्स मिलते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उससे कंप्लीट कर लिए थे। मैंने तो कोटा से किया था, एलन कोटा, तो वहाँ के मॉड्यूल्स अच्छे थे। हाँ, एलन कोटा के भी मॉड्यूल्स, साथ में फिजिक्स वाला भी ज्वाइन किया था आपने? हाँ जी सर, दोनों लिया था हाँ, मैंने। दोनों लिया था, पापा आपके बता रहे थे जो। तो हाँ जी। ये बताइए अभी 10 दिन जो बचे उसके लिए आपका क्या टिप है? आप क्या कहेंगे, किस चीज पे फोकस? सर मॉक टेस्ट देने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी तो। अच्छा, जितने और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने को मिलेगी, और क्या अच्छा। पता उनमें से कुछ रिपीट हो जाए पेपर में। ओके ओके ओके। प्लस सर पीवाईक्यूज जो होते हैं, पीवाईक्यूज को अच्छी तरह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से मोस्टली सिमिलर क्वेश्चन हर ईयर आते ही है। ओके तो उस पे ओके। थोड़ा focus। तो और एग्जाम से जो अभी अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी आपको? नहीं पानी सर, वगैरह का कैसे कर रहे थे आप? पानी वगैरह बॉटल ले गए थे अंदर? पानी ये सर बोतल ले गया था। अलाउ किया था उन्होंने? हाँ जी, पेन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी बस। अच्छा, बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और हाँ पानी, जी सर। पेन, सॉरी पेन पेन सर वहीं से अवेलेबल हुआ था। वहीं पे अवेलेबल, अगर खत्म हाँ हो जी। जाती है उसमें इंक वगैरह तो वो दोबारा दे देते हैं? हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। और कोई सिग्नेचर और बीच में आ रहे थे क्या वो लोग आपको बार बार बात करने के लिए? नहीं सर, वो वन टाइम पे ही पूरा आए थे, उसने एक साथ ही सारा क्लियर करा दिया था। एक बार में सारा कर लिया? हाँ अच्छा। जी। तो आपने रिवीजन के लिए कितना टाइम रखा था? एग्जाम डिवीजन के लिए सर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स बचे थे जो कंप्लीट करने के थे, उसमें सारा देख लिया था। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रहती है? मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे करते जाने हैं कि एक एक क्वेश्चन को मैं करके जाऊंगा जब तक उसको नहीं ठीक नहीं से पढ़ सर, लूंगा? पहले क्वेश्चंस कर लो, जितने आते उतने करते जाने चाहिए। जैसे मैंने बॉटनी से स्टार्ट किया था सर, बायोलॉजी, तो पहले बॉटनी कंप्लीट करी, फिर जूलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो ओके। पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लिया, जो आते गए वो साथ अटेम्प्ट कर लिया, जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल से कैलकुलेशन ज्यादा है उनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दिया, वहां पे टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर मैं उससे बैठा कुछ कैलकुलेशन गलती तो दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा उसको, तो ठीक है ठीक। उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो पहले एक बार सारे क्वेश्चंस जो होते, क्या पता मेरा आई क्वेश्चन आसान हो, वो मैं कंप्लीट कर लूं। जब वन टाइम अटेम्प्ट वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिर कैलकुलेशंस एंड देन जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। संजय सर, आपका एक क्वेश्चन था, आप क्या पूछना चाहेंगे? एक बार अनम्यूट करके अपने को क्वेश्चन पूछ लीजिए हिंदी में। Hi Yeah. Vineet, Hi, sir. thanks for organizing this. So अंश, एक ये क्वेश्चन है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने चाहिए, व्हाट इज द राइट नंबर? मतलब 180 क्वेश्चंस हैं, कुछ हाँ जी। रिकमेंडेशन है कि इतने मिनिमम आप अटेम्प्ट करें? 600 स्कोर के लिए 150 तो अटेम्प्ट होनी चाहिए, वो सारे सही होने चाहिए। तो अप्रोक्स 170, 165, 170 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, जिसमें कम से कम क्वेश्चन गलत हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब तुक्के कितनों पे मार रहे हैं, दैट इज द बॉटम लाइन। लेकिन
तुक्के सर तभी मारने चाहिए जब 50-50 आप श्योर। अच्छा, अगर 50 पे 50-50 पहुंच गए श्योर तो हो आप तब तुक्का तुक्के मार मारो। सकते हो कि हाँ सर मैं हाँ आपको सही है या गलत है। सर मैं आपको 10 और लाख 48 हजार बच्चों का इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, और उसमें क्या हाँ होता है, 0 से भी नीचे बच्चों का चला जाता है। ऐसे बच्चे 200 का स्कोर आ जाता है उनका, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की हाँ वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सो जब तक आप श्योर हाँ नहीं है, तुक्के नहीं मारने चाहिए। हाँ, वही वही 50 पे एडवाइजरी सर एक बार चांस इम्पोर्टेंट ले है सकते हो कि बच्चों के अगर लिए। आपने। हाँ हाँ, जी बोलो हाँ अंश, सॉरी। सर ये कहता है 50-50% भी होगा तो अगर आपने 5 भी अटेम्प्ट करे उसमें एक भी करेक्ट निकल गया तो वो कवर अप कर ही गया पूरा, और हम्म। एवरेज 0 ही आ गया वो। तो 50 पे ही लेना चाहिए रिस्क, तब बेटर रहेगा। वो भी तब आप श्योर हो उस क्वेश्चन मतलब ज्यादा कि हाँ सही आ रहा है, हाँ मेरा आंसर सही है। तब नहीं तो अब तुक्के नहीं मारने चाहिए सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत रैंक डाउन कर देती है इस पेपर में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दैट्स गुड एडवाइस। तो जहाँ 50-50 कॉन्फिडेंस है वहाँ आप गैम्बल खेल सकते हो, हाँ और जी। मे बी 15-20 क्वेश्चन उससे ज्यादा गैम्बल भी नहीं खेलना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैक्स 5-6 तक ठीक रहेगा। अच्छा, 5-6 मैक्स है, ओके हाँ ओके। जी। अंश का स्कोर 450 से भी कम था, और आज टुडे ही स्टडिंग इन पीजीआई रोहतक, विच इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा। तो आप सोचिए कि 200 मार्क्स का जो जंप है वो अंश ने, अगर अंश सोचता कि मैं हार जाऊं या मेरे से नहीं होगा, 436 आया है, 450 आया है, मैं 600 को कैसे क्रॉस करूंगा, बहुत बड़ा गैप है, तो क्या अगर वो स्टेप ही नहीं लेता, तैयारी नहीं करता, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, तो क्या वो बच्चा अपने आप ये कर सकता था? नहीं कर सकता था। राइट अंश? जी सर। So today is if he's studying in a one of the best colleges, it is because of his hard work, his persistence and passion, and the support of his family and friends. So मेरा यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और बच्चों से कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, पूरी लाइफ चलेगा, और अप्स एंड डाउन से कभी हमें स्ट्रगल का फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इट ऑल्सो समथिंग वी हैव टू कीप टू भगवान को भी कुछ देना है, कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब देना है कब नहीं देना वो देखते। तो आप अपना प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, नीट एग्जाम की टेंशन मत लीजिए, और जो होगा वो बेस्ट होगा, बाकी फिर हम देखेंगे। थैंक यू वंश, थैंक यू फॉर कमिंग। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट रिधिमा। रिधिमा, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? यस सर। हाय रिधिमा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो आप? मैं अभी घर पे ही थी। अच्छा, घर पे ही थी। हाँ, वो 2 दिन मुलाकात की नहीं हुई छुट्टी है। थी ना, तो मैं घर आ गई थी। तो रिधिमा भी पीजीआई रोहतक में पढ़ रही है, और बहुत ही स्टूडियस बच्ची है। इसने सोच लिया था कि मेरे को पीजीआई रोहतक के अलावा कहीं एडमिशन नहीं लेना, और मम्मी पापा के हार्ट बीट्स को बहुत ऊपर तक ले गई थी, बहुत ही ज्यादा ऊपर तक। सो आज लेकिन वो हार्ट बीट्स इतने ऊपर तक जाने का फायदा भी हुआ, एंड शी इज स्टडिंग इन पीजीआई रोहतक। और रिधिमा बेटा, आपने भी सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, है ना? Yes, sir. आयुष के साथ में स्कूल से आप थे, आप लोगों को हमारा मतलब 2 साल आप लोग हमसे कनेक्टेड रहे, है ना? Yes, sir. और आपने ड्रॉप लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में कितना स्कोर था? 586। 586। और देखिए, थोड़े से नंबरों से रिधिमा रह गई थी, लेकिन शी डिडंट गिव अप। एक अच्छा कॉलेज उसको 50-45 लाख में मिल जाता, और फादर भी इसके सपोर्ट कर रहे थे, बट शी मेड इट श्योर कि मैं अपना बेस्ट एक बार और दूं, मैं इतनी क्लोज हूं डोर के, मैं और अच्छे नंबर ला सकती हूँ। तो रिधिमा, कैसे आपने, हाउ डिड यू प्रिपेयर? 2 years यू गेव, थोड़ा बताइए प्रिपरेशन के बारे में। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तब बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने करी थी, लेकिन मैंने पढ़ाई भी इतनी ढंग से नहीं करी थी, तो इसलिए भी मेरा हुआ नहीं। मतलब 586 भी, मतलब जितना मैंने पढ़ाई करी थी ना, उससे काफी ज्यादा आए थे मेरे। और मेरी उस टाइम फिजिक्स भी बहुत वीक थी, मतलब मुझे आती नहीं थी इतनी ढंग से, तो मैंने इतना फोकस नहीं किया था। और मतलब उस टाइम इतना प्लान नहीं था मेरा कि कैसे करूं क्या करूं, कुछ पता नहीं था। तो इस वजह से मुझे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसा हुआ। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट की बारी आई, जब ड्रॉप की बारी आई, तब मुझे काफी चीजें पता थी कि हाँ मेरी यहाँ मिस्टेक्स थी, इस एरिया में मेरी मिस्टेक्स थी। तो जैसे मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, तो मैंने ड्रॉप के टाइम पे अपने फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया। तो बाकी मेरी केमिस्ट्री बायो पहले से ही मतलब ठीक थी, लेकिन फिजिक्स मेरी काफी वीक थी, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। जो भी एरियाज मेरे वीक थे, मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने ज्यादा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस नहीं की थी। लाइक मैं थ्योरी ही पढ़ती रहती थी, और मैं प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करती थी। तो जब मैंने ड्रॉप किया, तब मैंने ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस किया पढ़ने की बजाय। तो ओके। सो और पेपर के दौरान कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लास्ट के 10 डेज में क्या हुआ, और आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर था डीएवी सेक्टर 14।
डीवी सेक्टर 40। तो मतलब वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप 12:30 बजे जैसे पेपर शुरू होता है तो 12 o'clock पेरेंट्स पहुंच जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है, सो इट इज एडवाइज मैं 1.5 आवर पहले ही पहुंच गई थी, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना था कि, तो इसलिए मैं 1.5 आवर पहले ही पहुंच गई थी सेंटर पे। हाँ, तो उसके बाद फिर जब एक बार थोड़ा सा आप बताइए कि उधर अंदर जब आप गए तो आपने क्या क्या लेके गए थे, क्या हुआ, कैसे वहां पे सारा प्रोसेस हुआ, थोड़ा बताएंगे प्लीज। सर जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, और जो फोटोग्राफ्स चाहिए थी वो सब लेके गई थी। बाकी अंदर जाके सब मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। सब जगह मतलब कि सब गाइड कर रहे थे कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट्स में सारी चेकिंग हो गई। हम जो हमारे रिस्पेक्टिव अलॉटेड क्लासेस थी हम वहाँ पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने बैठा दिया बस कि लाइक आपको अभी वेट करना, अभी पेपर में टाइम था। और बाकी सब ठीक था, मतलब घबराहट तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे इतनी घबराहट नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुकी थी, तो पता था कि कैसा होता है क्या होता है, तो इतनी टेंशन नहीं थी। और फिर पढ़ रखा था ना, तो कॉन्फिडेंस भी था अंदर से कि हाँ इस बार हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ये था कि हो जाएगा है। नहीं, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। बहुत ही बच्चे अपने उसको मतलब लक्ष्य से भटक जाते, आपने उसको पकड़े रहा, उसको अपने सामने रखा। तो उधर मैंने भी देखा है कि कई बार बच्चों को मतलब जो भी जब एंट्री होती है तो सामने गेट पे पुलिस खड़ी रहती है, कोई भी गाड़ी पार्किंग किसी को भी मतलब उस रोड पे गाड़ी नहीं लगाने देते, थोड़ी दूर पे गाड़ियां खड़ी होती है, बैरिकेड्स लगे होते हैं, तो आप स्कूल के गेट के सामने जो भी आपका सेंटर है वहां पे नहीं जा सकते। अंदर जब आप जाते हैं तो अंदर जब जाएंगे आप तो आपको हर कोई हेल्प कर रहा होता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पहले ही वहां पे चेक करते हैं अंदर जाने से पहले, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा हो तो वो बोलते हैं कि जाके जल्दी से ले आओ। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, पेरेंट्स को वो कैरी करना है। 1-2 बॉटल पानी की एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि बच्चा अपने साथ पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है, मतलब अगर आप बिस्लेरी का या माउंट कैलाश का भी बॉटल देते तो उसका स्टिकर हटा लीजिए। एक पेन वगैरह सारा आपको भी अंदर ही मिल गया था रिधिमा? हाँ अंदर ही मिलता है, आपको खुद से कुछ नहीं लेके जाना होता एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपेरेंट बोतल के, कुछ भी अलाउड नहीं होता। हाँ, और हाफ स्लीव की शर्ट टॉप ले लिया या शर्ट जो हाँ, लड़के हैं टी शर्ट प्लेन, पहन मतलब उस पे कोई प्रिंट व्रिंट नहीं होना चाहिए। एंड जो जीन्स होती हैं, जो टाइट फिटेड जीन्स होती हैं वो नहीं पहननी, मतलब लूज क्लोथ्स पहनने थे, इयररिंग्स नहीं पहननी थी, हाथ में कोई भी बैंड या कोई धागा बंधा होता है वो भी नहीं अलाउड था, तो वो सब का भी ध्यान रखना। तो कोई भी मेटल का कान में, नाक नहीं, में कुछ भी नहीं। या रिस्ट में या एंकल्स में कोई भी मेटल की कोई भी चीज ऑर्नामेंट, अगर जब तक आपने डिक्लेयर ना किया हो कि मैं रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करती हूँ, मैं इसको हटा नहीं सकती। और उसके लिए भी आपको अगर 12:30 बजे का टाइम है तो आपको 11 बजे पहुंचना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। तो और दूसरा, कोई भी रिलीजियस ड्रेस नहीं पहनना है। अगर आप रिलीजियस ड्रेस पहनते तो अगेन आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आप नॉर्मल मतलब एक हाफ टी शर्ट पहन लीजिए, कोई भी कलर्ड, लाइट कलर्ड या डार्क कलर्ड टॉप डाल लीजिए, शर्ट डाल लीजिए, एक लूज फिटिंग सी पैंट पहन लीजिए। कोई भी शूज नहीं पहनने आपको, आपको चप्पल पहननी है ना। अभी मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, फॉर्मली प्रोफेशनली कवर करूंगा। बाकी रिधिमा, आपने जब पेपर दिया था तो उसमें 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे 20 मिनट है, आपने उस टाइम को कैसे डिवाइड किया? मैंने तो जो मेरा भी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था ना, मैंने उसे से स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे सबसे वीक मेरी फिजिक्स थी, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने स्टार्ट ही फिजिक्स से किया था क्योंकि वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, मेरा 45 या 50 मिनट्स के अराउंड में मेरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था बायो से। तो मैंने बायो के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। मैंने बायो में ऐसे किया था कि जो भी क्वेश्चंस मेरे को आते थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। बाकी जो क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिसमें मुझे 50-50% डाउट था कि हाँ ये ए ऑप्शन भी हो सकता है और बी ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई होगा, तो मैंने उसको सर्कल मार्क कर लिया था। एंड कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि इसका क्या ही होगा आंसर, तो मैंने उसको स्क्वायर ब्लॉक बना के मार्क कर लिया था, ताकि जब मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा ना तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को देखूंगी जिसको मैंने सर्कल मार्क किया था। क्योंकि आप हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते, जब आपके पास एंड में टाइम होगा तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना था जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जो मुझे लगता था कि हाँ 50-50% चांस है कि ए और बी में से ही है मतलब कोई आंसर,
तो मैं बस उसी क्वेश्चन को मैंने मार्क कर लिया था, और ये तीनों में मैंने किया था। क्योंकि फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आना था, लेकिन वो मुझसे उस टाइम नहीं निकल रहे थे। तो मुझे ये था कि ये निकल जाएंगे एंड में, तो इसलिए मैंने उनको सर्कल मार्क कर लिया था। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो था कि मुझसे नहीं ही होगा फिजिक्स का, तो मैंने उसको मतलब स्क्वायर ब्लॉक बना के मार्क कर लिया था कि इसको नहीं देखना वापस से। तो इससे ना मेरा काफी टाइम बच गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यही मिस्टेक करी थी, मैंने सारे क्वेश्चंस देखने लग गई, तो फिर उस चक्कर में मेरे को जो आते थे ना वो मैं देख ही नहीं पाई और टाइम ओवर हो गया, तो वो क्वेश्चंस ही छूट गए। तो इसने बहुत हेल्प हुई मेरी। एंड मेरा पेपर ना 3 आवर्स में कंप्लीट हो गया था, तो लास्ट के 20 मिनट्स में मैंने यही सब क्वेश्चंस देखे। 3 आवर्स में मैंने अपने तीनों सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे, OMR भी मार्क कर ली थी। नाइस नाइस। सो आपने काफी सारी बातें रिद्धिमा ने अपनी शेयर करी, पर्सनल शेयर करी। हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर किसी के साथ अलग चीज क्लिक करेगी। और एक बात ये समझ के चलिए कि जो नीट का पेपर सेट कर रहा है वो भी ये सोचता है कि यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालू जो बाउंसर जाए, है ना, विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम। तो 3-4 साल पहले के कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आए हैं तो वो इस साल जरूर आएंगे। क्वेश्चंस में ट्विस्ट वो डालते हैं, वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे। आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन और मेरे से नीट कभी क्लियर नहीं होता जिंदगी में। व्हाट आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स ओनली, स्टूडेंट्स के और टीचर्स के एक्सपीरियंसेस को ही मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को, तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स जो देख रहे हैं बच्चे अपना एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, बिजी हैं, तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहूंगा कि बच्चों को बताएं कि आपने उस समय अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। रिद्धिमा, आपने तुक्के वगैरह कुछ गेस वर्क किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था। उसके बाद भी मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। मतलब मैं जिनको जो असर्शन रीजंस आए थे केमिस्ट्री में, उसमें मुझे था कि हाँ यही आंसर है, तो मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन जब आंसर की आई तो वो गलत निकल गए। तो वैसे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है, आप कितना ही कॉन्फिडेंट हो, आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं जो आप मतलब कॉन्फिडेंस होने के बाद भी वो गलत जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए मुझे था कि नेगेटिव वैसे तो क्यों नहीं मारने, क्योंकि वैसे भी गलत जाने ही है क्वेश्चन। तो राइट। और उसमें भी क्या है कि नीट के जो पेपर होते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं। मतलब आपको कई बार ऐसा लगेगा 2-3 ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। इनफैक्ट 7 मई को जब आप एग्जाम देके आएंगे तो इवनिंग तक आपको आंसर की आकाश, एलन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट दे देते हैं, उनमें भी आपको 2-4 गलतियां मिलती हैं, वो भी दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। सो यू कैन थिंक कि NTA का जो लेवल है पेपर का वो किस तरह से रहता है। थैंक यू रिद्धिमा, आप टाइम निकाल के आए, है ना। आई एम वेरी थैंकफुल। आपसे मुलाकात नहीं हुई अभी तक। मैं सोच रहा था कि PGI रोहतक आके सारे बच्चों के साथ मिलकर एक बढ़िया सी सेल्फी लूंगा, एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी मिठाई खाने और मिठाई खिलाने आता हूँ, ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। ओके, सो बार्ड आइटम्स, ये पेज नंबर 44 है इंफॉर्मेशन ब्रोशर का। आप इसमें देख सकते हैं कि साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है। कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल नहीं लेके जाना, कोई पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, पेंसिल बॉक्स, कुछ भी नहीं लेके जाना। आपको पेन जो है वो अंदर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी। कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस, ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी नहीं लेके जाना, वरना पकड़े गए तो गए काम से। कोई भी वॉलेट, कोई पर्स, कोई चश्मा, अगर आपको पावर का चश्मा जैसे मुझे लगा हुआ है, दूर का देखने में मैं अक्षम हूं, तो इसी तरीके से अगर आपको पास का या दूर का नहीं दिखाई देता तो ही चश्मा लगा के जाएं। अदरवाइज कोई भी तरह का गॉगल, हैंडबैग, बेल्ट, बच्चे ये बात तो एकदम ना भूलें, क्योंकि फिर आपको वापस आना पड़ेगा। आपको गेट पे मना कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी चेकिंग जहां होगी वहां पे मना कर दिया जाएगा। आप बाहर आएंगे, अपने पेरेंट्स को फोन करेंगे, आपके पास फोन नहीं होगा, ठीक है, आप उनको ढूंढेंगे और उसके बाद अपना बेल्ट देंगे। तो ध्यान दीजिए कि घर से जब निकले तो ही ऐसा ड्रेस पहन के चले जिसमें आपको बेल्ट लगाने की जरूरत ना पड़ती हो। कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, कोई भी चीज आपके रिस्ट पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऑर्नामेंट, मेटेलिक आइटम नहीं होना चाहिए, ना हाथ में, ना आपके कानों में, नाक में। कोई पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हेडबैंड नहीं होना चाहिए, एंकल्स में कुछ नहीं होना चाहिए, कमर में कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बेल्ट भी नहीं होनी चाहिए। कोई फूड आइटम खुला या बंद, वाटर बॉटल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जैसे बिस्लेरी का या घर में अगर आपको, तो उसमें ऐसा नहीं कि ट्रांसलूसेंट है, हल्का सा ऑरेंज रंग या हल्का सा पिंकिश कलर का, आप सिंपल से बिस्लेरी की बोतल लीजिए या वो लीजिए, उसका स्टिकर निकाल दीजिए और वो लेके आप जा सकते हैं। कोई भी अनफेयर मींस नहीं यूज करना, दैट इज अंडरस्टूड। इसके बाद जो कैंडिडेट कोई भी ऐसी चीज नहीं पहनते तो 2 घंटा लिखा है, लेकिन 3 घंटे पहले उनको पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो ड्रेस कोड है, लाइट क्लोथ विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड।
ठीक है, तो आपके लॉन्ग स्लीव्स नहीं होने चाहिए, आपका जो भी मतलब आप लूज सा एक पैंट पहन सकते हैं, नी तक पहुंचने वाला पहन सकते हैं, और एक हाफ टी शर्ट पहन सकते हैं, एक हाफ टॉप पहन सकते हैं। तो अपने आप को ऐसे रखिए कि जिससे कि आपके जो भी कपड़े हैं वो सारे के सारे लूज हो। ठीक है, केवल स्लीपर या सैंडल विद लो हील्स आर परमिटेड, शूज आप नहीं पहन के जा सकते। तो ज्यादा से सबसे अच्छा है कि घर का चप्पल पहनी और हवाई चप्पल पहनी और वो पहन के निकल गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बाद 45 पेज पे आ जाते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो 1:30 बजे से पहले के बाद जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। 1:15 से एंट्री शुरू हो जाती है, वैसे तो पहले ही शुरू हो जाती है, बट जो ऑफिशियल नोटिस है वो कहता है कि 1:15 से टाइम शेड्यूल हम देखेंगे, टाइम टेबल, तो 1:15 से शुरू होती है, तो 1:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं होता। वैसे हो जाता है लेकिन हमें उस टाइम में नहीं जाना, हमें 12 साढ़े 12 बजे तक किसी भी हाल में सेंटर पे होना है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चे मतलब गाड़ियों की लाइन होगी और 100-200 मीटर पहले बैरिकेड लग जाता है, आपको गाड़ी पहले ही पार करनी होगी। तो अगर आप थोड़ा पहले पहुंच गए तो आपको पार्किंग की जगह मिलेगी। बच्चा जब एग्जाम देके आया तो उसको आप आराम से एसी में बैठा के उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो वो इमोशनल उसमें आएगा उसका हमें अभी नहीं पता कि वो किस इमोशनल स्थिति में होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने को मतलब वो पूरा दिन जो है वो ये करिए कि आप लोग खाना पीना लेके उसको पानी वानी पिला के लाइट खाना देके पहले ही उसको मतलब 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक पहुंच गए, गाड़ी अच्छी जगह पार्क करी, बैरिकेड के पास जितना पास पार्क कर सकते, 11:30-12 बजे पार्क कर दी, एसी चला के रखा, बच्चे को एकदम नॉर्मल रखा आपने। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट को क्या क्या सामान लेके जाना, तो अभी आपको एक हफ्ते पहले 7 मई है तो 30 अप्रैल 1 मई के आसपास आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें 4 पेज रहेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज में एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है, और उसके बाद सेकंड पेज में पोस्ट कार्ड साइज फोटो की जगह होगी, जो कि 4 इंच बाय 6 इंच की फोटो है जो आप लोगों ने खिंचवाई थी। तो वो 4 इंच बाय 6 इंच की फोटो वहां पे चिपका देनी है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो है वो पासपोर्ट साइज का, उस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स कर देनी है। साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ ले जाने, तो एक मत ले जाइएगा, 3-4 ले जाइएगा, तो एक्स्ट्रा ले जाने से कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, अपना आधार कार्ड ले जाइए, या 12th का एडमिट कार्ड जिन्होंने डाला है वो अपना 12th का एडमिट कार्ड ले जाए, क्योंकि कई बच्चों के आधार कार्ड में उनकी जो फोटो है वो बहुत पुरानी है, अभी उनके रिसेम्बलेंस में प्रॉब्लम आती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपना 12th का एडमिट कार्ड ले जाए, या आधार कार्ड, अगर फोटो अपडेटेड है आधार कार्ड दोनों ले जाइए, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। उसके बाद मैंने जैसे बताया एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4 इंच बाय 6 इंच की कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड ले जानी है आपको चिपका के, और वो वहां पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बार्ड आइटम कुछ नहीं ले जा सकते। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पेरेंट का वहां पे देना जो है वो नीट के एग्जाम में हमने दे ही दिया है, ये सारी चीजें कवर कर दी हैं। एक बार टाइम शेड्यूल देख लेते हैं। 2 बजे से लेके 5:20 तक प्रोग्राम होगा। 1:30 बजे जो है लास्ट एंट्री है, 1:15 से एंट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन आप उसका इस हिसाब से नहीं चलेंगे, एंट्री पहले ही खुल जाती है। ठीक है, 1:30 बजे से लेके 15 मिनट तक जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको एक रोल नंबर मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि किस रूम में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है, आप उसी जहां पे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट, जिस टेबल पे, जिस डेस्क पे आपका रोल नंबर है, आपने वहीं जाके बैठना है, किसी और जगह नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना है। टेस्ट बुकलेट आपको 1:45 पे मिलेगी, आप 1-2-4 मतलब जैसी मिलती है आप उसके बाद अपना उस पे जैसी वो बोलते हैं अपना जो डिटेल है वो आप भरना शुरू कर देते हैं। टेस्ट 2 बजे से शुरू होगा, 5:20 तक आपका टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें, अगर किसी को कोई इसमें फिर भी दिक्कत आती है, कोई इश्यू आता है, तो वो हमसे पर्सनली 1-to-1 बात कर सकते हैं। शिल्पी मैम, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज? सर आपने बोला था कि हमें 4x6 फोटो लेकर आनी है, तो वो कलर होनी चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगी? नहीं, कलर्ड। जो एनटीए के एग्जाम के नीट का जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें पासपोर्ट साइज जो फोटो बनाई वो भी कलर्ड थी, और साथ में आपने जो पोस्ट कार्ड साइज बनाई वो भी कलर्ड थी, तो दोनों कलर्ड होने चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं पार्थ से पूछूंगा, पार्थ आप आर यू अवेलेबल नाउ, कैन यू स्पीक? यस सर। अच्छा, थैंक यू पार्थ। तो अपना एक बार बताएंगे, आपने एग्जाम में जो स्कोर किया 685 का, आकाश ने आपको फेलिसिटेट भी किया था, एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो 2021 के पेपर में आपने किस तरीके से, क्योंकि 2020 मैंने क्यों बुलाया पार्थ को, क्योंकि 2021 वाज द फर्स्ट टाइम जब 180 क्वेश्चंस की जगह 200 क्वेश्चंस आए थे, और इनफैक्ट एनटीए ने ये एज्यूम ही नहीं किया, वो सोच ही नहीं पाया कि बच्चों को 200 में से 180 क्वेश्चन
अटेम्प्ट करना है तो उनको 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो तब भी उस समय 720 का भी हाई स्कोर आया। पार्थ वाज एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड स्कोर और ऑलमोस्ट वहां पे जो कॉलेज चाहिए था, जो रेंज चाहिए थी, वो पार्थ को मिली। सो पार्थ से मैं जानना चाहता हूँ कि पार्थ, ये आपने सडन जो चेंज आते हैं उसको कैसे हैंडल किया, क्या आपका रिएक्शन था उस समय? सडन चेंजेस तो ये थे कि वो 200 क्वेश्चन हो गए थे 180 की जगह, और टाइम भी मतलब अब तो 3 hours 20 minutes मिल रहा है और हमें तो 3 hour ही थे, 20 minutes बढ़ाए नहीं थे हमारे। और तो आकाश वालों ने भी, मतलब मेन तो आकाश के था कि उन्होंने चेंज कर दिया था पेपर का पैटर्न। और हम जब जो अभी फेज चल रहा है, जो अभी बच्चे दे रहे हैं नीट 2023 वाला, जो उनका फेज चल रहा है, इस टाइम पे 1 महीने पहले हमसे बहुत रिगरस मतलब प्रैक्टिस कराई थी पेपर्स की। मतलब दिन में 2 पेपर भी देते थे 3 hours से हम। और हम तो मतलब जैसे पेपर हमारा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था, उसकी वजह से हमने काफ़ी 1 महीने पहले काफ़ी सारे पेपर दिए। तो प्रैक्टिस की वजह से 3 घंटे से पहले मतलब 2 hours या कभी कभी 1.5 hour में भी पेपर ख़त्म कर देते थे हम तो पूरा। अच्छा। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से, एक्सपीरियंस की वजह से पेपर जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर जब मैं भी आकाश में गया था तो मैम ने बताया कि 3 hour 20 minutes मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको 3 hour ही लेके चलो ताकि आपका पेपर जल्दी हो जाए। OMR आप बिल्कुल तसल्ली से आराम से भरो, फिर OMR की गलती ही नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव साइड भी है कि आपको OMR के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आप ये सोच के पेपर करें कि हमें 3 hours में ही खत्म करना है पेपर। ओके ओके ओके। अच्छा, तो अपना जो बच्चे जो है 3 hour 20 minute की जगह 3 hour का, लेकिन घड़ी वगैरह तो होती नहीं है? घड़ी हो, मेरे सेंटर पे तो एक वॉल क्लॉक थी क्लासरूम में, और बाकी कभी कभी सेंटर पे नहीं होती है तो आप टीचर को परेशान करके पूछ लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बताई कई देगी बार टीचर तो। कई बार सेंटर में क्या होता है, आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। पीछे साइड में आपके वॉल क्लॉक लगी होती है। कई बार वॉल क्लॉक होती नहीं, क्योंकि आप स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे हो सकता है ये फैसिलिटी ना मिले। तो टाइम का कैसे रखना है? एक हाफ, जब वो एग्जाम शुरू होगा तब उन्होंने एक सिग्नल दिया, उसके बाद हाफ टाइम हो जाता है तब भी सिग्नल देते हैं। हाँ, तो हमें टाइम कितनी कितनी देर में देखते रहना चाहिए आपके हिसाब से? टाइम तो मेरे ख्याल से आप जैसे एक पेज हो गया आपका, और मतलब आफ्टर एवरी 1-2 पेज, मतलब एक पेज में मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन होता है। आप 15 to 20 क्वेश्चन बाद देख लो टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ओके ओके, मतलब अगर हम कहें कि 3 घंटे का टाइम है तो हमें हर हाफ एन आवर करना है, तो 20 मतलब हमें 30 क्वेश्चन हो गया तो हाफ एन आवर में, मतलब हर 20 मिनट में आप कह रहे हो कि 15-20 मिनट में हमें टाइम का अंदाजा होना चाहिए। हाँ, जिससे स्पीड पता लग जाएगी कैसा चल रहा है और तेज करना है आप, और आराम से कर सकते हैं। 3 घंटे का ही लेके चले। हाँ, अगर आप जल्दी 3 घंटे के लिए लेके चलोगे तो OMR के लिए टाइम मिल जाएगा। OMR बिल्कुल Okay. आराम से पढ़ सकते हो। अब आपके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो मेरे ख्याल से तो OMR बिल्कुल आराम से देख देख के भरनी चाहिए, और अच्छे से जितना हो और सके। आपने इसमें कैसे किया था पेपर में, OMR शीट में, कि मैं कौन से क्वेश्चंस मुझे बाद के लिए रखने हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे छूट रहे हैं या मैं बाद में देखूंगा, उसको कैसे आपने ट्रैक किया? जो मेरे छूट रहे थे उस पर बड़ा सा मैंने स्टार या फिर कोई मार्क लगा देता क्वेश्चन पेपर पे, और ये भी ट्राई करें कि ज्यादा ना छोड़ें एक पेज पे, जितने कम से कम हो सकते हैं उतने छोड़ने चाहिए। और उसके बाद जब पूरा पेपर हो गया था उसके बाद रिविजिट करा था हर क्वेश्चन को सेक्शन वाइज। जैसे पहले बायोलॉजी वाले जो अनमार्क्ड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा, और उनका जो फाइनल जो लग रहा था ऑप्शन वो मार्क करा। ओके ओके, नाइस नाइस। सो उसके बाद आपने ये अभी लास्ट जो 10-15 दिन है, तो इसमें आपको जैसे एक तो मॉक टेस्ट हो गया कि मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे सकते हो आप दो। उसके अलावा कोई और सजेशन है आपके पास कि किस तरह से अपने को करना चाहिए? जैसे रक्षिता ने कहा। जी जी, बोलिए। मॉक टेस्ट तो देने चाहिए पूरे, आप दिन में 2-3 दे सकते हो। मॉक टेस्ट तो पूरे देने चाहिए, और सिर्फ जहाँ पे गलती है उसको पोर्शन को रिविजिट करें बुक से। ओके। जहाँ पे गलती है और उसको, और फिजिक्स और जैसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करें। और मेरे ख्याल से लास्ट के जो 1 वीक बचा है तो उसमें नई थ्योरी तो नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल ही सिलेबस से ज्यादा रिलेवेंट ना हो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए जिससे कि मतलब पढ़ के ऐसा लगे कि ये नई चीज है तो हमें आती नहीं है। रिलेटेड ही सिलेबस से, और मेनली जो गलतियां हो रही है मॉक टेस्ट में वो रिविजिट करनी चाहिए। ओके ओके ओके। सो जैसे कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शन बुकलेट में क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो सामने फर्स्ट पेपर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है,
तो हाँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से और पेरेंट्स से भी कि बच्चों को बोले कि वो जरूर पढ़ें। जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, तो उसको जरूर पढ़ें, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। लेकिन एक बात लिखी होती है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट में कोई मार्किंग नहीं करनी। तो क्या उस पे, जैसे मान लीजिए हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि आप जो OMR शीट में मार्किंग करते हैं, जो भी आंसर्स करते हैं, उसको अपने क्वेश्चन बुकलेट में लिख लीजिए, जिससे आपको शाम को जब आंसर की आ जाती है आकाश या एलन से, तो आपको अपना स्कोर पता हो। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती अंदर अगर मार्किंग करे तो? क्वेश्चन पेपर पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल रफ बुकलेट है, हाँ, तो उस पे ही कैलकुलेशन वगैरह भी उस पे ही करते हैं, क्योंकि अलग से पेपर देंगे नहीं वो कैलकुलेशन करने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर पे ही करना है जो भी करना है। राइट 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 राइट, वेरी राइट वेरी राइट। ठीक है ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई है पार्थ ने ये कहा कि क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा या रफ शीट नहीं मिलेगी, जो भी आपको रफ वर्क करना है, जो भी, तो आपका क्वेश्चन बुकलेट जो होगा वो एज इट इज भरा हुआ होगा पूरा, उसमें आपने क्वेश्चन के सामने ही सारी वर्किंग करी होगी। तो ये वरी नहीं करना कि हम क्वेश्चन बुकलेट में कुछ लिखें कि नहीं लिखें। हाँ, OMR शीट में आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर है 7, उसमें ABCD 4 खाने हैं, आपने पहले C को मार्क किया, उसके बाद आपको लगा नहीं A जो है वो करेक्ट आंसर, तो आपने C को काट के A को किया, तो आपका वो 7 क्वेश्चन जो है वो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, वो काउंट नहीं होगा। सो कोई भी कटिंग, कोई भी डबल, जो कहते हैं कि दो बार जो लिखने का होता है, ये सारा काम OMR शीट पे एकदम ध्यान से करिएगा। तो OMR शीट के बारे में पार्थ बताएंगे कि कैसे भरा था आपने? क्या पहले जैसे मान लो कि आपको क्या उसमें आप प्रॉपर तरीके से सारे सर्कल करते हुए जा रहे थे उसमें, कि थोड़ा थोड़ा करके जा रहे थे? OMR तो एक, जैसे उसमें OMR में मैं तो ऐसे ही करता था, जैसे मेरा एक बायोलॉजी का सेक्शन हुआ, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था, तो बायोलॉजी वाला मैंने OMR भर दिया। फिर मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट किया और उसमें भर दिया। उसके बाद मैंने फिजिक्स का अटेंड किया और भरा। उसके बाद फिर मैं रिविजिट करता था जो क्वेश्चन मैंने नहीं मार्क करे। ओके। और अगर पेपर जैसे जल्दी खत्म हो जाता था तो थोड़ा देख लेता था कि ऊपर से देख लेता था कि सही लग रहा नहीं लग रहा, और फिर मैं मार्क करता था आराम से, धीरे धीरे मार्क करना। ओके ओके ओके। तो मतलब पूरा उसमें सर्कल जो है आपको ध्यान रखना है, जो सर्कल आप करें उसमें थोड़ी सी भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, उसको अच्छे से कवर करना है। और क्वेश्चन बुकलेट में टेंशन मत लीजिए कि मैं उसमें कुछ लिखूंगा या लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट पार्थ? हाँ, ये ऐसे ही है। चलो, थैंक यू पार्थ। सॉरी बहुत बिजी था। यू आर कमिंग मतलब कमिंग बैक फ्रॉम जयपुर ओनली। और नहीं कोई बात ठीक है। और हम लोग, मैं भी आपके पापा से भी बात करने वाला हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज सपोर्ट। और एक जल्दी प्रोग्राम करेंगे जहां पे हम थोड़ा साइकोलॉजी को लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उस समय भी आप आए, मैं आपको बार बार तंग करता रहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू पार्थ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके। सो आई थिंक हम लोगों ने काफी सारी चीजें आज कवर करी है। जिन लोगों को ये मीटिंग छूट गया उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग इसलिए यूट्यूब पे अपलोड होगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं भी इसको प्राइवेट रखूंगा। आई डोंट मतलब, या देखेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको पब्लिक कर दे फॉर ऑल। तो आप जो है वो यहाँ पे दोबारा ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप सब लोग आए और आपने हमारे पूरे प्रोग्राम को सुना। आशा है आप लोगों को काफी सारी नई चीजें पता चली होंगी, काफी सारा बच्चों से जो आपको चीजें पता चली वो आपको काफी हेल्प करेगी। सो बेस्ट विशेस फॉर योर नीट एग्जाम, नीट UG 2023 फ्रॉम क्लास टू कॉलेज साइड। थैंक यू वेरी मच।